वन्यजीव अभयारण्य एवं पक्षी विहार। पहला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। अब बताइए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि प्रथम तो पता होना ही चाहिए हर एक व्यक्ति को। तो आंसर क्या हो जाएगा? बेगूसराय। ठीक है, देखिए बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित एशिया के शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील और पक्षी अभयारण्य कांवड़ झील मौजूद है। ठीक है, को जुलाई 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। यह बिहार का पहला और देश का 39वां रामसर साइट मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं directstudy.com और इस चैनल पे मैं आपको करा रहा हूँ पूरा का पूरा घटनाचक्र पूर्वावलोकन, जो कि टोटल 32 सालों से अभी तक जितने प्रश्न आए हैं सारे प्रश्न मैं क्लियर करा रहा हूँ। इसमें हर एक चैप्टर, तकरीबन सारे चैप्टर कंप्लीट है। बिहार स्पेशल अभी चल रहा है, जिसमें आज तीसरा वीडियो, इससे पहले 2 वीडियोज आ चुके हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में सारे चीज़ आप देख सकते हैं। हर एक चैप्टर को महामैराथन में बड़े बड़े क्लासेज आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, सैकड़ों क्वेश्चन एक वीडियोज के अंदर आते हैं। और साथ बताते हैं कि इसका पीडीएफ भी मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो टेलीग्राम पे मिलेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? फिर से वही क्वेश्चन है, तो कांवड़ झील हो जाएगा, जो बेगूसराय में है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट में जाएगा। तो मुंगेर में आपका है भीम बांध। कौन सा है? भीम बांध। देखिए भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना जो है 1976 में बिहार के मुंगेर, लखीसराय और जमुई जिले में हुई थी। समझे, मुंगेर, लखीसराय, जमुई जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.90 वर्ग किलोमीटर है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में, समझे, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया जिले में, तथा राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा जिले में है। फिर से एक बार सुनिए जरा, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है, और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया जिला में है, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आपको पड़ता है। सेशन कैसा लगेगा आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। कोई सजेशन हो, सुझाव हो, जरूर बताइएगा हमको। बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? समझे, एक तो वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है आपका हजारीबाग। देखिए लिखा गया है कि प्रश्न काल में संयुक्त बिहार के हजारीबाग में, संयुक्त बिहार समझते हैं, ये आया था 2000 में। इस समय तक क्या था कि झारखंड साथ में था, उस समय का ये प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क अवस्थित था, परंतु बिहार के विभाजन के बाद गौर से झारखंड के हिस्से में चला गया। वर्तमान में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। क्लियर है, उस समय का वो था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ स्टार लगा हुआ है, आपका आंसर चला जाएगा, वही हो जाएगा। ये 2001 का क्वेश्चन है, तो हजारीबाग आंसर जाता, बट फिलहाल आपका आंसर क्या चला जाएगा? तो पश्चिम चंपारण वाला। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, पश्चिम चंपारण आंसर जाएगा। इस प्रश्न में है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आंसर इसमें चला जाएगा, पश्चिम चंपारण। क्लियर हो गया अब। अगला, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2022 में क्वेश्चन आया था, तो आंसर हो जाएगा भागलपुर में। डिटेल देखेंगे जरा। कह रहा है बिहार के भागलपुर में भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। अन्य 3 बर्ड रिंगिंग स्टेशन चेन्नई हो गया, चेन्नई तमिलनाडु में, जयपुर राजस्थान में और भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। ज्ञातव्य हो कि भागलपुर में एडजुटेंट स्टार्क, मतलब एडजुटेंट स्टार्क नामक पक्षी के लिए एक बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है भागलपुर में, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि ये उत्तर भारत का प्रथम तथा अन्य 2 स्थल कंबोडिया और असम के बाद प्रवासी पक्षियों के 3 अज्ञात प्रजनन स्थलों में से एक माना जाता है। और आ गया ये, कह रहा है विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये भी भागलपुर में ही है, याद रखिएगा, समझे, ये भागलपुर में अवस्थित है। अगला है, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है? तो आंसर चला जाए आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। समझे, गिद्ध संरक्षण योजना के अंतर्गत आता है। आगे है आपका कि भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बाघ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाएगा, बहुत पहले का है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
यहाँ देखिए कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, वैज्ञानिक नाम इसका पैंथेरा टाइग्रिस है, याद रखिएगा, जो एक स्तनधारी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। अतः प्रश्न के अनुसार विकल्प डी सही है। बाघों की घटती जनसंख्या के दृष्टि उनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने अप्रैल 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कर दिया था। ये डेट पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के अंतर्गत अक्टूबर 2024 तक 55 टाइगर रिजर्व की स्थापना भी किया जा चुका है, जहां से टाइगर को क्या किया जाए, थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया जाए अच्छे से। आगे देखिए, नदियाँ, झील एवं प्रपात से रिलेटेड जो प्रश्न है वो सारे देखिए आप। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो आंसर दीजिएगा, पटना में गंगा नदी सबसे लंबी है और ये 12 टोटल जिलों से बहती है। देखिए जरा, गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से बहती है। एक में सारण में है, सारण में, फिर बक्सर में, भोजपुर में, फिर पटना में आती है, फिर वैशाली में जाती है, फिर समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार से होकर गुजरती है, जिसमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर हो जाता है और दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहाँ पर गंगा की लंबाई 97 किलोमीटर आता है, जहाँ की गंगा डॉल्फिन के लिए संस्थान बना हुआ है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बस अभी आपने देखा 12 जिला टोटल हो जाएगा। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर जो है आपका गंडक नदी पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए त्रिवेणी नहर जो निर्माण है बिहार में गंडक नदी पर स्थित है और यूपी और बिहार का वो मिला जुला रूप है बना हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? सीमा रेखा बनाने वाला टोटल 3 हो जाता है। पहला कर्मनाशा जो नीचे से बनाती है, गंडक और घाघरा ये दो बनाती है, समझे, ऊपर से। देखिए कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा रेखा बनाती है। कर्मनाशा बक्सर के चौसा में, कर्मनाशा कहाँ? बक्सर के चौसा में बनाती है। गंडक पटना के निकट तथा घाघरा छपरा के निकट गंगा में समाहित हो जाती है आकर। क्लियर हो रही है बात? मैं फिर एक बार याद दिला दूं, अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा आप लाइक जरूर करिएगा, कोई सुझाव हो तो आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। देखिए पूर्व में बंगाल का दुख, समझे, सौरो ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार की उद्गम होने वाली नदी कौन सा है? तो आंसर दीजिएगा दामोदर नदी। देखिए दामोदर नदी को पूर्व में बंगाल का दुख कहा जाता था। दामोदर नदी झारखंड तत्कालिक बिहार से राज्य के छोटा, ये जब क्वेश्चन आया था उस समय की बात है, पठार के पलामू जिले से उद्गातित होती थी, एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती थी। फिलहाल ये बिहार में नहीं है, झारखंड में है। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। तो फिर से ये देखिए पहले का क्वेश्चन है, तो ये एक भ्रंश घाटी में बहती है, ये ध्यान रखना, लेकिन अब झारखंड का है ये। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? ये 2015 का क्वेश्चन है, तो ये सही है, अनुपम झील। अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है आपका। इसका डिटेल देखेंगे। अनुपम झील जो है कैमूर बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के सीमा में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर तथा रोहतास जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिम तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर, देखिए सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में तथा कामा झील हरियाणा में, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। सांभर झील राजस्थान का है, जयपुर में है। आगे का सुखना झील जो चंडीगढ़ में स्थित है। कामा झील जो हरियाणा में स्थित है। क्लियर है बातें? निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किसे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो यह घाघरा। फिर से सुनिए, अपवाहित में से कह रहा है कि बिहार की भूमि अपवाहित होती है तो घाघरा से। समझिए जरा, प्रश्नगत नदियों में घाघरा नदी जो है अपवाह प्रणाली से बिहार की भूमि अपवाहित होती है। घाघरा नदी बिहार में छपरा के निकट सारण जिले में बाईं ओर से, गौर से सुनिएगा, घाघरा नदी बिहार में, कहाँ? बिहार में छपरा के निकट सारण जिले में बाईं ओर से गंगा नदी में मिल जाती है आकर। महानदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों में है। ये जो महानदी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य में मिलेगा। यमुना नदी उत्तराखंड का है और हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश तथा नर्मदा नदी, ये जो है ना यमुना नदी उत्तराखंड में भी है, हरियाणा में भी है, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, तथा नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात आदि में प्रवाहित होती है। क्लियर है? इन बातों को ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी फॉल्स हुंडरू किस जगह के पास है? तो ये है रांची में है हुंडरू, समझे। हुंडरू जलप्रपात रांची के निकट स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। आज लास्ट वीडियो जिसका होगा आपको, ये लंबा थोड़ा सा जाएगा। इसके बाद आपको जो क्लासेस देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा राजनीति शास्त्र का। देखिए जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे झारखंड में, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर अवस्थित है। यह टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा स्टील की स्थापना की गई है। इस उद्योग में पानी की आपूर्ति स्वर्ण रेखा नदी से ही होती है।
आगे कहता है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो पटना में होती है। देखिए अमरकंटक पहाड़ी से निकली सोन नदी, कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ी से निकली सोन नदी छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और फिर बिहार में बहती है। छत्तीसगढ़ से आई, मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में बहती, पटना के गंगा में समाहित हो जाती है। अगला है आपको ब्राह्मणी हिल, समझे? ब्राह्मणी हिल बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो यह गया जी में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है, समझे? महाभारत और बौद्ध अभिलेख में भी मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो नदी जो हो जाएगा गंडक नदी पर बना है। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में त्रिवेणी नहर निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि कोसी मैदान की मध्य समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 30 मीटर आपका है। ध्यान रखिएगा, कोसी मैदान की मध्य औसत ऊंचाई समुद्र तल से 30 मीटर है। कोसी के, गौर से सुनिए, कोसी का मैदान मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। यह क्षेत्र कोसी और सहायक नदियों द्वारा निर्मित बाढ़ की स्थिति का सामना करती है, इसीलिए कोसी को बिहार का शोक भी सौरव बिहार कहा जाता है। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है? ये बहुत अच्छा है, वो जगह कुर्सेला। देखिए कुकरम करती है, ट्रिक है बहुत आसान कि कोसी नदी क्या करती है? बाढ़ लाती है, यानी कुकरम गंदा काम करती है, तो कुर्सेला में जाकर ये मिल जाती है आपको गंगा से। यहाँ साफ साफ लिखा है कि कोसी नदी बिहार राज्य के कटिहार जिले में, कहाँ पे? कटिहार जिले में कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है। इसे सप्त कोसी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली के अपवाहित है? तो अभी आपने देखा गंगा नदी से अपवाहित है। यहाँ कह रहा है कि बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित है। गंगा नदी बिहार की भूमि को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तर बिहार एवं दक्षिणी बिहार में, ठीक है। बिहार की अन्य प्रमुख नदियाँ गंगा नदी में आकर मिल जाती है। यह नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम से एंट्री मारती है, पूर्व की तरफ चली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी फथुआ के पास गंगा में मिलती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझे? तो आंसर हो जाएगा आपका पुनपुन नदी आकर मिलती है। देखिए पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलकर बिहार और औरंगाबाद जिले से प्रवेश करता है और पटना जिले के फथुआ के समीप गंगा में मिल जाता है। मोरहर व दरघा पुनपुन की सहायक नदी भी है। ये जो मोरहर है और दरघा ये दोनों पुनपुन की सहायक नदी में आता है काउंट। गंगा नदी दियरा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दिया से। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण दिया से संबंधित है। कह रहा है दियारा भूमि का वह टुकड़ा जो दशकों से रेत से जमाव के परिणाम स्वरूप गंगा नदी के बीच में बन जाती है। दियरा शब्द दिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है मिट्टी का दीपक। ध्यान रखिएगा, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी, ये इंपॉर्टेंट है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन में ये जाएगा। तो ये हो जाएगा अमरकंटक के पठार से निकलता है, पहाड़ी भी कह सकते हैं कभी कभी। सोन नदी छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा, सोन नदी छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे? छत्तीसगढ़, अमरकंटक पहाड़ी से समीप निकलती है और अतः बिहार में पटना के समीप गंगा में आकर मिलती है। देखिए यह 4 राज्यों से होकर प्रभावित होती है, छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार में आती है। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? फिर से सुनिए, उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी बिहार में होने वाला प्रवाहित में, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर फिलहाल तो ई दीजिएगा आप। देखिए यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से कोई भी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, में सहायक है। उप सहायक नदी के रूप में भी है, गंगा में मिल जाती है, जैसे सोन हो गया, पुनपुन हो गया। आदि नदियाँ उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिलती है। यानी ऐसे समझिए, अगर ऐसे गंगा जा रही है, ऐसे ही जाती है, पश्चिम से घुसती है और पूरब की बहती है, तो इस तरफ से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, ऐसे डायरेक्शन में आके गंगा में मिलती है, समझे? और इसके दाहिने तरफ से गंगा में मिल रही है। क्वेश्चन पूछा था बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो कोसी, गंडक, समझे, बागमती, कमला, ये सभी ऊपर से आती है। कोसी हो गया ऊपर से ही आती है सबसे लास्ट में, गंडक भी ऊपर से आती है, बागमती हो गया, कमला हो गया, सभी ऊपर से ही आती है। ध्यान रखिएगा, नीचे से जाने वाला में कौन कौन है? सोन और पुनपुन है। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोसी नदी को सीमा पारीय नदी और जो नेपाल एवं भारत के होकर प्रवाहित होती है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत कहाँ से कहाँ तक है? तो आंसर हो जाएगा भारत नेपाल सीमा के समांतर है। तराई प्रदेश जब भी कहा जाएगा भारत नेपाल सीमा का, बिहार का तराई प्रदेश। कह रहा है बिहार का तराई प्रदेश जो है, ये बहुत पहले का क्वेश्चन है,
प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले पश्चिम चंपारण हो गया, ठीक है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज, तराई प्रदेश पतली मिट्टी के रूप में विस्तृत है। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिहार के गंगा से मिलती है? बहुत पहले का क्वेश्चन है, फिर भी आंसर ये सही जाएगा। तो देखिए, गंडक भी, घग्घरा भी, सोन भी और पुनपुन भी, ये सभी आकर क्या करती है कि गंगा से मिलती ही मिलती है। समझ लीजिए यहाँ पे कि गंडक पहलेजा घाट पे आकर मिलती है पटना में, पटना नाम का स्थान के निकट। फिर घाघरा सरयू रेबिलगंज सारण के निकट मिल जाती है, घघरा जाकर सरयू के साथ, घघरा को ही सरयू कहते हैं। रेबिलगंज सारण के निकट मिलती है। सोन पटना के निकट मिल जाती है आकर। पुनपुन जो है फथुआ नामक स्थान के निकट गंगा में मिल जाती है, सब पटने के आसपास। आगे कह रहा है कि बिहार के किस जिले में तेलहड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो कैमूर में है। तेलहड़ कहाँ पे है? तेल्हाड़, तो ये कैमूर में ही स्थित है। बिहार के कैमूर जिले में तेलहड़ यानी तेलहड़, तेल्हार कुछ भी कहिए, ये अवस्थित है। अगला प्रश्न है आपके सामने, एशिया की सबसे बड़ी तथा ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? फिर से सुनिए, तो ये तो वही अभी आपने देखा था, कांवर झील हो जाएगा। यहाँ देखिए, करे एशिया के सबसे बड़ी तथा ताजे पानी की जो गोखुर झील है बिहार में कांवर झील में है। यह बिहार के बेगूसराय में स्थित एक रामसर आर्द्र भूमि स्थित है और सबसे पहला भी यही है रामसर भूमि। कला एवं संस्कृति से क्या क्वेश्चन आया हुआ अभी तक देखिए, 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ बनाया गया था? ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, तो फिलहाल तो ये अभी के लिए नहीं है, तो हरिद्वार बनाया गया था, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये भी हम लोग के काम का नहीं है। फिर भी देख लीजिए, 20वीं शताब्दी का आखिरी जो कुंभ मेला हरिद्वार में वर्ष 1998 में आयोजित हुआ था। भारत में हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य 3 स्थल पर, इलाहाबाद में, अब प्रयागराज हो गया है, नासिक में जो कि महाराष्ट्र में है, उज्जैन में प्रति 12 वर्ष पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। अगला है, जंतर मंतर का निर्माण किया गया था, तो आंसर क्या दीजिए? महाराजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। जंतर मंतर एक जगह ना कई जगह है, स्टार लगा दे तो बहुत इंपॉर्टेंट में जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में है, पहले का क्वेश्चन लेकिन बहुत काम का। देखिए, जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने किया था। कहता है यह मुबारक महल के बाहरी प्रांगण में स्थित है। सम्राट यंत्र, राम यंत्र, राशि विलय यंत्र, कपाली यंत्र, जंतर मंतर वेदशाला के प्रमुख यंत्र है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा की गति और तारों की स्थिति शुद्ध रूप में दर्शाई गई है और 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक ठीक समय ज्ञात हो जाता है। उल्लेखनीय है कि सवाई जयसिंह ने ज्योतिषी एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाएं दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में, वाराणसी और जयपुर में बनवाई थी, जिसमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी और अत्यंत तर्कसंगत भी है। बिहार में कृषि अंतर्गत क्षेत्र कितना आता है? ये बहुत पहले का है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा। आगे आइए, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो आंसर हो जाएगा छठ पूजा। आगे कह रहा है कि छठ पूजा बिहार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। छठ पूजा को बिहार का महापर्व कहा जाता है। दिवाली से ठीक 6 दिन बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 6ठे दिन पूजा होती है। इस पर्व पर सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा की पूजा की जाती है। अर्घ डाला जाता है। अर्घ जो है वो सूरज भगवान को दिया जाता है, जिसमें पहला अर्घ सूर्यास्त को दिया जाता है, दूसरा सूर्योदय को समय डाला जाता है। करा दिवाली जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है और कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का मुख्य पर्व है। बीसू के बारे में कहिएगा, केरल का प्राचीन उत्सव है, ये पूछा हुआ एग्जाम में। यह केरल वासियों के लिए नव वर्ष का दिन है। यह मलयालम महीने में मेदम की पहली तिथि को मनाया जाता है। बीसू को आने वाले साल के लिए सौभाग्य और अच्छी किस्मत के आगमन का प्रतीक माना जाता है। विनायक चतुर्थी पर प्रत्येक भगवान विनायक गणेश के जन्म के अवसर पर भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी को महाराष्ट्र सहित संपूर्ण भारत में हिंदू द्वारा मनाया जाता है। विनायक चतुर्थी महाराष्ट्र का मुख्य पर्व में काउंट आता है। क्लियर हो रही है बातें? अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर देव में स्थित है। देखिए, बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है देव औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है के बारे में मान्यता है कि यहाँ से बिहार के प्रसिद्ध छठ पर्व की शुरुआत हुई थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देव में है। देव कहाँ पे? औरंगाबाद जिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खरा बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन हुआ था, तो ये 2019 में आया था, इसलिए उस समय का है, तो आंसर हो जाएगा मोतिहारी। आगे देखिए, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, तो ये सोनपुर में होता है। हम लोग जानते हैं बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला जो है प्रतिवर्ष कार्तिक मास के अवसर पर सोनपुर में आयोजित किया जाता है। इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी
माना जाता है। कह रहा है गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेला का क्या नाम है? फिर से सुनिए, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला का नाम क्या था? उसको सोनपुर मेला के नाम से जानते हैं। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित लगभग 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला सोनपुर मेला है। यह मेला नवंबर दिसंबर माह में आयोजित की जाती है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। आगे कह रहा है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। सुजनी क्या है, यहां से समझिए। सुजनी एक तरह का कढ़ाई है। सुजनी क्या है? एक तरह का कढ़ाई। देखिए, भारतीय हस्तशिल्पी के संदर्भ में देखा जाए तो सुजनी एक प्रकार का कढ़ाई है जिसका जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। सुजनी कढ़ाई को सुजनी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में बिहार के भूसुरा गांव में उत्पन्न कढ़ाई का एक रूप है। ज्ञातव्य है कि इसे प्राचीन काल में रजाई बनाने का एक रूप माना जाता था, जिसमें पुरानी साड़ियों और धोतियों की रचना कैनवास के रूप में प्रयोग किए जाते थे, जिसमें कपड़े के 2 या 3 बार मोड़ा जाता था और फिर इसमें नयापन लाने के लिए उपयोग किए जाते थे। कपड़ों पर सरल टाँके लगाए जाते थे। सुजनी कढ़ाई के नाम से जानते हैं। कह रहा बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पादरी की हवेली। अच्छा क्वेश्चन है, ये 2022 में आया था। देखिए, पादरी की हवेली, जिसमें सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जानते हैं। सेंट मैरी चर्च के नाम से जाना जाता है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। इसका निर्माण 1713 ईस्वी में पटना में किया गया था। आज का नहीं है, बहुत पहले का 1713 में पटना में किया गया था। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप, वर्ल्ड पीस स्तूप निर्माण कराया है? तो आंसर हो जाएगा राजगीर में कराया है। देखिए, राजगीर में रत्नागिरी पहाड़ी, कहाँ पे? राजगीर के रत्नागिरी पहाड़ी पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निचिदात्सु फिजी द्वारा बनाई गई है। वर्ष 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 400 मीटर है। यह जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन भी किया जाता है यहाँ पे। अगला है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये याद रखिएगा, ये बौद्ध से संबंधित है। देखिए, स्तूप, विहार और चैत्य बौद्ध मठ परिसर का हिस्सा है। 3रे शताब्दी ईसा पूर्व में स्तूप की संरचना का सबसे अच्छा उदाहरण राजस्थान के बैराठ में है। यहाँ एक बहुत ही भव्य स्तूप जिसमें एक गोलाकार टीला और परिक्रमा पथ है। रांची का महान स्तूप अशोक के राज्यकाल में ईंटों से बनाया गया था और बाद में इसकी वेदिका को पत्थर से परिमार्जित कर दिया गया था, मतलब घेरा लगा दिया गया था। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो ये मठ से है। बौद्ध का जो मठ होता था उसको बिहार कहा जाता था। यहाँ पे कह रहा है, एक सेकंड दीजिए मुझे, हाँ, कह रहा है कि बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, धार्मिक कार्य और ध्यान के केंद्रों को बिहार कहा जाता था। प्राचीन सांस्कृतिक, प्राकृतिक और पाली साहित्य में बिहार के नाम को किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। कह रहा है 12वीं सदी के अंत में उदंतपुरी के साथ इस प्रदेश को बहुसंख्यक बौद्ध बिहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ गया, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया। कह रहा बिहार का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया, तो ये हो गया पटना में। ये क्या है? तो विश्व का पहला लिंग साहित्य यानी जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल अप्रैल 2017 में पटना में बिहार में आयोजित किया गया था। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करने और उन्हें बांटने, लिंग साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध लोगों के अनुभवों को जानने के लिए मंच प्रदान किया था। देख सकते हैं 2018 में पूछा गया था, 2017 का करेंट अफेयर्स। अगला है विश्व का सबसे पहला ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? तो ये है राजगीर में ही है। देखिए, बिहार में रत्नागिरी नामक पहाड़ी 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला शांति स्तूप है। इसका निर्माण 1969 में किया गया। वैशाली स्थित शांति स्तूप की ऊंचाई 38 मीटर है, 125 फीट हो जाएगा। चौड़ाई जो है 36 मीटर हो जाएगा आपका। वैशाली जहाँ लोग घूमने जाता है 118 फीट तथा गुंबद का व्यास 20 मीटर यानी 65 फीट है। आगे है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है आपको सीतामढ़ी में। समझिए जरा, ये 2022 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 13 फरवरी 2022 को रामायण रिसर्च काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर व जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्र नाथ जी महाराज द्वारा माता सीता के विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित करने का घोषणा की गई। प्रतिमा के साथ ही माता सीता के जीवन पर आधारित एक डिजिटल म्यूजियम तथा अनुसंधान संस्थान और अध्ययन केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? तो आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान के लिए। ये 2008 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। नया जो नालंदा बना है वो पाली अनुसंधान केंद्र के लिए स्पेशल बना है। देखिए, नवनालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यह बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। कह रहा है संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है?
तो आंसर स्टार में जाएगा क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम आई थिंक है। देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक की वेबसाइट के अनुसार कोरिया गणराज्य के प्योंगयांग में स्थित फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम एनग्राडो में डे स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1.5 लाख तथा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोढेरा गुजरात में है, जिसका दर्शक क्षमता 1.32 लाख है। ध्यान रखिएगा तो इस बात को। आगे है स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, तो आंसर क्या दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस में हुआ था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी मूर्ति के मूर्तिकार फ्रेडरिक अंगस्टर बार्थोल्डी है, जिसका इस स्थापना किया गया है। आगे का रहा है उसके वास्तुविद एलेक्जेंडर गुस्ताक एफिल है। अगला कहता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस अमेरिकी दोस्ती के प्रतीक रूप में अमेरिका स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ पर 28 अक्टूबर 1886 में संयुक्त राज्य अमेरिका को भेंट स्वरूप प्रदान किया था। यह मूर्ति न्यूयॉर्क बंदरगाह के लिए एलिस आइलैंड पर स्थित है। बात समझ में आया। पहले ये था फ्रांस में, लेकिन इसको किसको दे दिया गया, तो 100वां वर्षगांठ पे दे दिया गया आपको अमेरिका को। निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है, तो सत्रिया जो है असम का है। देखिए असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। यह नृत्य प्राकृतिक में भक्तिपूर्ण होते हैं क्योंकि इसका उद्देश्य नव वैष्णववाद का प्रचार करना है। असम के महान वैष्णव संत और असम के सुधारक महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा इसे पेश किया गया था। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। अगला है संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। वर्ष कब, तो 1987 में। देखिए विश्व को मानवता का संदेश देने वाले महान भक्ति संत कबीर की मृत्यु स्थली पर वर्ष 1887 में लगातार मगहर महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। परिवहन अवस्था के बारे में कुछ देखते हैं। बिहार में ये बहुत 2016 का है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो ये बदलते रहता है। तो फिलहाल इस डाटा का यहाँ से देखेंगे आप कि सितंबर 2024 की स्थिति के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 6100 कितना हो गया है, 30 किलोमीटर है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार दिसंबर 2024 तक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना हो जाएगा, 6132 किलोमीटर, तकरीबन मानिए ना 6132 के करीब में है। अगला है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है बिहार में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ई नंबर को आप मारिए। कैसे, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 31 मार्च 2019 तक, ये 17 में आया था तो 19 तक राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रति 1 लाख जनसंख्या पर बिहार की सड़क की लंबाई न्यूनतम से 5वां स्थान है। तो ये सब क्वेश्चन तो फिलहाल छोड़ना पड़ेगा आपको, इसका डाटा एग्जैक्ट पता है नहीं। देखिए निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन में जाएगा। छपरा और गोपालगंज को जोड़ने वाला आपका क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक संख्या 85। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा नहीं पूछना चाहिए, फिर भी पूछ देता है। देखिए प्रश्न काल में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक संख्या 85 जो है छपरा सिवान गोपालगंज को जोड़ता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 77 हाजीपुर सीतामढ़ी सोनबरसा को, राष्ट्रीय राजमार्ग 84 आरा बक्सर को, राष्ट्रीय राजमार्ग 80 मोकामा राजमहल फरक्का को आपस में जोड़ता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ क्वेश्चन में आता है, इतना डाटा कौन याद रख पाएगा, फिर भी है तो है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लक्षण, राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या, तो ये फिलहाल पुराना डाटा है, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप बना सकते हैं। कहने का मतलब पटना। देखिए प्रश्न काल में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 के अंतर्गत बिहार का मोहनिया, सासाराम, औरंगाबाद तथा डेहरी ऑन सोन आता था, जबकि पटना NH2 में नहीं गुजरता था। अगला है बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवा उपलब्ध कराई जाती है, तो ये स्टार लग गया है क्योंकि देखिए वर्तमान में अनेक विमान कंपनियां बिहार में सेवाएं उपलब्ध करा रही है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है पहले का है। अब देख लीजिए कौन कौन, बहुत सारा है इसमें से। देखिएगा एयर इंडिया हो गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस भी हो गया, किंग फिशर एयरलाइंस सब तो बंद हो गया, गो एयर हो गया, इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट एयरलाइंस हो गया, जेट एयरवेज हो गया, सहारा ये भी बंद हो गया, रॉयल नेपाल, बहुत तरह की इस तरीका के है, तो इसका तो क्वेश्चन आना संभव ही नहीं है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में सीधे जुड़ा हुआ है, तो ये भी स्टार मार्किंग है, अब तो बहुत जगह से जुड़ गया है, तो इसका तो कहना ही अब क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा इसको भी। पूर्व मध्य रेलवे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में। देखिए पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर है। इसके अंतर्गत सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा धनबाद मंडल आ जाता है। ये सभी इसी के अंतर्गत आता है। कह रहा है मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का समर्थ है। आंसर हो जाएगा 12,000 अश्वशक्ति। अस का मतलब है 12,000 अश्वशक्ति। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का समर्थन कितना है? 12,000 अश्वशक्ति। समझिए यहाँ पे मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत के सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का समर्थ जो है 12,000 अश्वशक्ति हॉर्स पावर है। इसके पहले भारत के सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन की समर्थता 6,000 अश्वशक्ति ही मात्र था। बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय राजमार्ग 23। ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, समझे? तो ये क्वेश्चन को भी छोड़ना पड़ेगा। फिर ही पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालिक संयुक्त बिहार के चास से रांची, गुमला वगैरह वगैरह को जाती थी। ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो अभी आपने देखा है, 1 मिनट, तो ये तो बदल गया है। देखिए 2010 में राष्ट्रीय राज, बहुत पहले का क्वेश्चन है, इसको हटाइए। इस टाइप के क्वेश्चन को साइड करना पड़ेगा। देखिए पुस्तक के लेखक उद्वंत प्रकाश के लेखक है, तो आंसर हो जाएगा मौलिक कवि। समझे? उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि 2016 में। देखिए उदंतवत प्रकाश 18वीं सदी की रचना है, जिसके रचनाकार मौलिक कवि थे। मौलिक कवि ने 2 अन्य रचनाएं उदंतवत विनोद एवं बांसी की रचना भी करी है। अगला है कि राजनीति रत्नाकार के लेखक कौन है? तो आंसर क्या दिया? चंदेश्वर। राजनीतिक रत्नाकार नामक पुस्तक का लेखक चंदेश्वर को माना जाता है। विद्यापति के पदावली, विद्यापति का क्या है? पदावली, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की रचना है। ये विद्यापति का ही तीनों है, पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। विद्यापति का मैथिली कोकिला एवं अभिनव जयदेव की उपाधि प्रदान की गई है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है और अभिनव जयदेव कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये जो सर्च लाइट था समाचार पत्र के संपादक, तो आंसर इसमें से ई मारा जा रहा है। क्यों? देखिए बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था। वर्ष 1918 में द्विसाप्ताहिक अखबार के रूप में शुरू हुआ था। वर्ष 1920 में यह त्रिसाप्ताहिक बन गया तथा वर्ष 1930 में दैनिक के रूप में छपने लगा। सर्च लाइट सप्ताह में दो बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। बात कुछ समझ में आ रही है? तो इस तरह अगर देखा जाए तो पहले तो एक था, इनको स्टार्ट किया सैयद हैदर हुसैन थे, लेकिन बिहार में मुरली मनोहर प्रसाद। तो इसका आंसर सी दीजिए, समझे? ई नहीं, सी दीजिए, मुरली प्रसाद मनोहर प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये थे बाबू महेश्वर प्रसाद। समझे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर। समझे? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखा? सखाराम गणेश देवस्कर। आगे प्रश्न में देखिएगा कि देशेर कथा, देश की बात, महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई थी? समझे? अच्छा क्वेश्चन है। तो सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया। समझे? प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा, समझे, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई थी। सागरिका घोष के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक भी लिखी गई थी। अगला है आपका कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया सुनीता नारायण के द्वारा लिखा गया। ये सब पहले का है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट पुस्तक के सुनीता नारायण द्वारा लिखा गया। सुनीता नारायण एक पर्यावरणविद एवं राजनीतिक कार्यकर्त्री थी। उन्हें वर्ष 2005 में भारत सरकार में पद्मश्री प्राप्त भी हो रखा था।
आएगा टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लाइव्स निम्नलिखित में किसका विषय था? तो ये तो उस समय का क्वेश्चन का था, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 का ये थीम था। अगर 2024 का विषय देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, तो महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तीव्रता लाएं, इन्वेस्ट इन वुमेन एंड एक्सलरेट प्रोग्रेस। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो गीता रहस्य हर कोई जानता है, तिलक का लिखा हुआ है, समझे। गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा है। अगला प्रश्न देखिएगा जरा, कह रहा है पुस्तक 1984 किसके द्वारा, अच्छा 1984 किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। इसका जवाब दीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम, ये क्वेश्चन तो समझिए कितनी बार आया हुआ है, समझे। तो ये लिखा हुआ है आपका अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा, अबुल कलाम आज़ाद जी द्वारा। देखिए अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित इंडिया विंस फ्रीडम का प्रकाशन ओरिएंटल लैंगमैन्स द्वारा वर्ष 1959 में किया गया। अपनी पुस्तक में अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी अनुभवों और दृष्टिकोण को दर्ज भी करा है। आगे है ऑटोबायोग्राफी ऑन एन अननोन इंडिया, ऑटोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया लिखा गया है, ये है नीरज सी चौधरी ने लिखा है, समझे। आगे आइए, अनीता रॉडिक किसकी लेखिका है? अनीता रॉडिक क्या चीज़ लिखी है? तो आंसर हो जाएगा बिजनेस एज अनयूजुअल, बिजनेस एज अनयूजुअल लिखे हैं उन्होंने। अगला है लाइफ डिवाइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो अरविंदो घोष है इसके लेखक, समझे। द लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष 2 भागों में लिखित 58 अध्याय में विभक्त पुस्तक है। इस पुस्तक में अरविंद घोष ने अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर पश्चिमी विचार एवं पूर्वी अध्यात्मवाद का संश्लेषण किया है। इसके अतिरिक्त अरविंद घोष ने सावित्री, द सिंथेसिस ऑफ योगा, एसे ऑन द गीता, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ह्यूमन यूनिटी एंड द फ्यूचर पोएट्री पुस्तकें भी लिखा है। ये सारे पुस्तक इन्होंने ही लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो ये है सलमान रुश्दी का लिखा हुआ है। अगला है सही कथन को चुनना है आपको, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है, आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है, याद रखिएगा। इसका डिटेल थोड़ा देख लीजिए कि आर्यभट्ट 5वीं 6वीं के महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य थे, ठीक है। आर्यभट्टियम गणित संबंधी ग्रंथ है। लीलावती के रचनाकार भास्कर टू थे। पंच सिद्धांतिका रच 12 मिहिर है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 399 से 414 ईस्वी के दरबार में थे। गणित सार संग्रह में शून्य को भी समान माना गया है। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आनंद मठ में इनका है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम सन्यासी विद्रोह का पृष्ठभूमि आनंद मठ में दिया गया है। नमक पुस्तक के वंदे मातरम गीत लिया गया 1896 इसमें कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार इसको गाया भी गया था। अगला है ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट, रचना संबंधी निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सत्य है? तो ये है आपका उपयुक्त सारे सत्य है। इसका रचयिता रोमा देवी है। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है। इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन के हाथों से हुआ था। यहाँ मैच द कॉलम है, उसको आप नीचे से यहाँ देख लीजिएगा। चार्ल्स डिकेंस, ये है एक क्रिसमस कैरोल, सलमान रुश्दी ने लिखा है। मिडनाइट चिल्ड्रेन, ये इंपॉर्टेंट में आता है। शशि थरूर का है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। खुशवंशी का द कंपनी ऑफ वुमेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सन 1872 में बिहार हेल्डा प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा, मुरली मनोहर प्रसाद थे। कुछ उद्योग एवं कल कारखानों से रिलेटेड बिहार का क्वेश्चन है जो आया हुआ है। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रांची में स्थित है। संयुक्त बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में रांची में की गई थी। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स निर्माण कर देश के प्रमुख उद्योगों को आपूर्ति करती है। ये पहले का क्वेश्चन है, बिहार इसीलिए कहा जा रहा है उसमें। टाटा स्टील इस्पात कारखाने में लौह की आपूर्ति होती है, कहाँ से?
तो देखिए टाटा लॉ इस्पात कारखाने में लॉ है इसकी आपूर्ति सिंहभूम जिले और मयूरभंज जिले से होती है। सिंहभूम जिला और मयूरभंज दोनों जगह से होती है। आगे है मुरी जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम प्लांट है तो मुरी को जाना जाता है। मुरी में हिंडाल्को एंड एल्युमिनियम शोध संयंत्र स्थापित किया गया। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थित है? एल्युमिनियम उद्योग मुरी में स्थित है। अगला है उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही है? तो डी नंबर में जो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो भागलपुर में बनता है, देखिए रेल डिब्बा अभियांत्रिकी उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। शेष युग में सही है, सॉरी मतलब ये गड़बड़ है, रेल और इतना सही जुड़ा नहीं है कहने का मतलब। तो ये मुजफ्फरपुर मोकामा में था, ना कि भागलपुर में। देखिए ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, सीमेंट बंजरी सही है, फर्टिलाइजर जो है भैरौही में है, ये सब सही है। अगला देखिए बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, तो इसका आंसर चला जाएगा आपका उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। यहाँ देखिए ये पहले का है तो ये डाटा थोड़ा सा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, ये क्वेश्चन जो था ना ये गड़बड़ था, बहुत पुराना डाटा था। बिहार में तेल शोधक कारखाना, तो ये देखिए पहले का क्वेश्चन है तो रांची सॉरी मतलब बरौनी मारना होगा। अभी फिलहाल है बिहार में बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, रांची में भारी मशीन तथा पूर्वी सिंहभूम में इस्पात उद्योग की स्थापना हुई है। ये पहले का क्वेश्चन है, अब ये भी पहले का क्वेश्चन है। देखिए बिहार में इस्पात प्लांट, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा आपको, गड़बड़ हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा रेशम सिल्क वस्त्र उद्योग केंद्र रहा है? भागलपुर है, ये तो आराम से आप जान जाइएगा, लेकिन इसमें कितना क्या है ये गड़बड़ है। सिर्फ याद रखिए भागलपुर सेरिकल्चर सिल्क यार्न के निर्माण तथा उसे उत्पादन में विख्यात है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहते हैं? तो वही बात भागलपुर को कहा जाता है। कह रहा है बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? ये अच्छा क्वेश्चन में जाएगा, तो ये हो जाएगा सोवियत रूस के स्थापित किया था सहयोग से। देखिए बिहार स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बरौनी रिफाइनरी को वर्ष 1965 में राष्ट्र का समर्पित किया गया था। 1964 में स्थापित इस रिफाइनरी को सोवियत संघ वर्तमान रूस के सहयोग से रोमानिया की सीमित भागीदारी के साथ निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न को देखेंगे कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो वस्त्र उद्योग में आपका एक से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे देखिएगा 2022 का है कि बिहार में वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र भागलपुर और गया भी है, तो गया भी हो जाएगा और भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, गया जिला स्थित मानपुर क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है। बिहार में वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हथकरघा हो गया, रेशम जूट उद्योग सम्मिलित है। इस प्रकार एक से ज़्यादा आंसर है इसमें। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्यास्था और संभावनाएं है? तो आंसर क्या दीजिएगा? एक से ज़्यादा। तेल शोध भी हो सकता है, बालू का खनन भी हो सकता है, वन आधारित हो सकता है, कृषि आधारित हो सकता है। बिहार में ये सारे चीज़ का चमड़ा उमड़ा इन चीज़ों का हो सकता है। आगे देखिएगा बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी, तो आंसर हो जाएगा मढ़ौरा में। पहली आधुनिक चीनी मिल जो है 1904 में मढ़ौरा सारण जिला में बनी थी, जिसका बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 में बेतिया में डचों द्वारा आरंभ किया गया था। बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 में ही बना था, आधुनिक चीनी मिल 1904 में होगा। अगला है बिहार का एक इस्पात कारखाना है, तो आंसर क्या है? जमशेदपुर में। समझ लीजिए आज का क्वेश्चन नहीं है, पहले का क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए ये झारखंड राज्य में अब चला गया है। बिहार के उद्योगों को कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? समझे, तो कमिश्नर दफ्तर पटना में ही स्थित है। अगला है भद्रवती इस्पात केंद्र स्थित है, तो ये पहले का क्वेश्चन है, तो आंसर क्या दीजिएगा? भद्रा नदी के पास स्थित है। भद्रावती इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन पहाड़ी श्रृंखला बाबा बुदन रेंज के समीप भद्रा नदी पर स्थित है। बाबा बुदन श्रृंखला की पहाड़ी लोहा, मैंगनीज और चूना पत्थर आदि खनिज प्राप्त किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? तो 2018 का आंसर होगा जी एंड टॉलस्टम करके है, इसको छोड़ दीजिए। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो क्या आंसर दीजिएगा? बक्सर जिले का राजपुर। देखिए जरा, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना बिहार के बक्सर जिले के राजपुर में की गई है। कपिलांश धातु उद्योग प्राइवेट लिमिटेड भारत में सेंट्रीफ्यूगल कास्ट आयरन पाइप और फिटिंग के निर्माण के रूप में अग्रणी और स्थापित उद्योग है। ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं।
2020 का क्वेश्चन है, कह रहा है नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये मोतिहारी में होगी। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पाइपलाइन जो है बिहार के मोतिहारी में प्रारंभ हो नेपाल के अमलखेजगंज तक जाती है। 196 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का उद्घाटन नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2019 को किया था। आज लास्ट है बिहार का, बिहार स्पेशल जो चल रहा है। हर चीज़ मैं इसमें आपको दूंगा। ये क्वेश्चन पुराना डाटा, इसको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे देख लीजिए, लेकिन इसमें डिटेल में दे दिया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य की उत्पादन योग्यता के अनुसार चरम उपलब्ध वर्ष 2024-25 में 7157 मेगावाट, वर्ष 2025-26 में 7463 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? तो 2016 का है, तो इसको आप भूलना पड़ेगा। अब आगे देखिए लेटेस्ट डाटा, तो है प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग जो है 2024 के बाद का, तो 363 किलोवाट पर आवर है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, तो ये क्या है? न्यूनतम है। ये 2017 का क्वेश्चन है। अभी भी 2024 में भी देखिए इतना किलोवाट है। अगला प्रश्न है कि कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल स्टेशन जो बिहार में स्थित है कौन कौन है? तो ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, तो उस समय के बोकारो, चंदपुरा वगैरह वगैरह आप कह सकते थे, तो ये क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा, पुराना डाटा है। कहलगांव, कांटी, बाढ़, नवीन नगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? तो इन सभी जगह पे आपको मिलेगा ताप विद्युत शक्ति, कहलगांव में, कांटी में, बाढ़ में एवं नवीन नगर में। देखिए कहलगांव आपको भागलपुर में मिल जाएगा, कांटी मुजफ्फरपुर में है, बाढ़ पटना में है एवं नवीन नगर जो है औरंगाबाद में बिहार में स्थित ताप विद्युत शक्ति केंद्र है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में जाएगा। बिहार में मैथन उत्पादन करता है, बिहार में मैथन क्या उत्पादित करता है? तो जल शक्ति उत्पादित करता है। देखिए बहुत पहले का ये क्वेश्चन है, बात समझ में आ रहा है? देखिए मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराक नदी पर किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिले में, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। तो ये क्वेश्चन को भी आपको छोड़ना पड़ेगा, बहुत पुराना डाटा है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। बाढ़ जो है आपको पटना में पड़ता है। यहाँ पे है, ये डाटा को छोड़ना पड़ेगा, पुराना क्वेश्चन है। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? 2018 में। पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, ये सब क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा आपको। ये सब क्वेश्चन जो है ना मैं अभी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई भी लेटेस्ट वाला नहीं है इसमें। एक मिनट दीजिएगा ज़रा, ये सब डाटा आधारित क्वेश्चन है, समझे? एक मिनट दीजिएगा। विविध में जो क्वेश्चन सब है ना, चलिए कुछ क्वेश्चन इसमें से देखते चलते हैं, ठीक है? ख़त्म है, अब थोड़ा सा देख लेते। लेकिन कह रहा है छोटा नागपुर के जंगल है, ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये किस टाइप का है? तो आपका इसमें हो जाएगा, ये पतझड़ वन इसमें मिलेगा, ठीक है, और आपको मिलेगा सवाना वन मिलेगा। ये 2 तरह का इसमें आपको वन मिल जाएगा। यहाँ डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देखेंगे कि छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, जिसमें महुआ हो गया, खैर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख है। साथ ही यहाँ सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमियों, झाड़ियाँ के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वन की एक विशेषता होती है। अभी पुराना डाटा है तो इसको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ का रहा बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है, तो ये 2020 का है, तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी पुराना ही डाटा है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। अगला है बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है,
ये क्वेश्चन चल जाएगा, ये चल जाएगा। तो ये हो जाएगा शराबबंदी से। समझ लीजिए कि अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए बिहार पुलिस ने वर्ष 2022 में ऑपरेशन प्रकार की शुरुआत की। बिहार में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अपराधियों के साथ शराबबंदी का उल्लंघन करने वाले को विरुद्ध ऑपरेशन प्रहार संचालित किया जा रहा है। अगला है, बिहार में कानून द्वारा गोधन किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया? गोवध मतलब गाय को मारना, तो 1955 में ही किया गया था, समझे। बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955 के जरिए बिहार में गाय, बछड़ा, बैल और सांड के वध को प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट है, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, तो ये भी हमारे काम का क्वेश्चन नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉलिटी का क्लास आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्द, समझे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। बहुत अच्छा क्वेश्चन में ये जाएगा, समझे। ये डाटा नहीं देखेंगे क्योंकि डाटा पुराना रहता है। इनमें से कौन सा सत्य है? तो सत्य है 2001-2 के हिसाब से है, तो फिर इसको छोड़ना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को। यहाँ बिहार में जंगल फैले हुए, ये भी छोड़ना पड़ेगा। कह रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, ये क्वेश्चन ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आप क्या जवाब दीजिए? 1916 में हुआ था। देखिए, वर्ष 1912 में बंगाल में अलग कर एक नए राज्य का बिहार का गठन किया गया, ठीक है। 22 मार्च को बिहार राज्य का गठन 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 2016 को पटना उच्च न्यायालय का गठन किया गया, जबकि 26 फरवरी 2016 को गजट में पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो छोड़ना पड़ेगा हमको, कि बिहार में क्षेत्र में प्रतिशत रूप से कुल वन कितना % पर है? ये पुराना डाटा है, इसको छोड़ के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, समझे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कछारी मिट्टी से, समझे। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी कह सकते हैं से भरा पड़ा है। इस क्वेश्चन को भी छोड़ना पड़ेगा। इसको देखिए, कह रहा है, ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, कि विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं नियंत्रण प्राप्त करने को। क्या चीज़ के लिए? गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। अगला है, बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? तो उस समय के हिसाब से रांची कहिएगा, फिलहाल बिहार में है नहीं। बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। 2022 से क्वेश्चन, तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन रही हुई है। अगला है, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, जन्म बिहार के निम्नलिखित में किस शहर में हुआ था? तो उस समय का करेंट अफेयर से रिलेटेड था, तो आंसर हो जाएगा आपका भागलपुर के थे। बिहार के ऋतिकानंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें, ये सब छोड़िए, पुराना डाटा है। ये भी ग्रीष्मकालीन वाला पुराना ही डाटा है, आगे बढ़िए। ये भी पुराना डाटा है, पैरा एथलीट। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए जरा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के एकमात्र राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो आंसर क्या दीजिएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये 2017 क्वेश्चन है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार का नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल 2016 में तथा बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर 2022 में दोनों ही शामिल है। तो महाबोधि मंदिर तो है, ये है, और नालंदा जो है बौद्ध मठ भी है, दोनों है। एक से ज़्यादा आंसर जाएगा। ये पहले का क्वेश्चन है, एम्बेसडर कौन था खादी का? इसको हटाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन ठीक है। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा, तो वो व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाला पहला आदमी बने थे। ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखिए फिर नीचे एक बार। कह रहा है, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता क्या थे? तो ये थे पुरुलिया से थे।
देखिए, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था। वह तत्कालिक बिहार वर्तमान पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला स्कूल के हेडमास्टर थे। इनकी क्रमभूमि तत्कालिक बिहार का पुरुलिया जिला वर्तमान पश्चिम बंगाल में ही रहा था। ये क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ जरूरी बात आपको जानना पड़ेगा। दिए गए विकल्प में खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद, पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को उनकी 4 साल की उपलब्धियों के आधार पर दिए जाते हैं। यह पुरस्कार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार प्रति प्रदान किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न तरह खिलाड़ी को मेडल, प्रमाण पत्र तथा 25 लाख रुपया दिया जाता है, राशि दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपये राशि दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया, तो नेल्सन मंडेला को दिया गया है। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका गोरी सरकार के विरुद्ध गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाने तथा दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार द्वारा फैलाए गए जाति द्वेष को समाप्त करने शांतिपूर्ण ढंग से के लिए 1990 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। कह रहा प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है, ये पहले का क्वेश्चन है, लेकिन आप बता सकते हैं बैडमिंटन से। प्रकाश पादुकोण भारत के सुविख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। प्रकाश पादुकोण ने वर्ष 1971 में जूनियर एंड सीनियर वर्ग का राष्ट्रीय खिताब प्राप्त किया तथा वर्ष 1971 से 1989 तक लगातार 9 वर्षों तक सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेता रहे। वर्ष 1979 में प्रकाश पादुकोण ने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया था। अगला है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी, तो दूसरी में हो जाएगा संतोष यादव थी। 1 नंबर में बचेंद्री पाल, 2 में संतोष यादव। और कहाँ की थी वो भी देख लीजिए। हरियाणा राज्य की निवास तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस में अधिकारी संतोष यादव एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला है। एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की गिनी चुनी महिला में से एक संतोष यादव ने प्रथम बार मई 1992 में, दूसरी बार 1993 में एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की। उनकी इस उपलब्धि पर भारत सरकार ने उनको वर्ष 2000 में पद्मश्री सम्मानित किया था, जबकि बचेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जो वर्ष 1984 में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ी थी। अगला है कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदान किए जाने वाले कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी। यूनेस्को द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता फ्रांस के लुई डे ब्रोगली। भारत को अब तक 5 बार कलिंग पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कलिंग पुरस्कार प्राप्त के स्वरूप में $40,000 तथा अल्बर्ट आइंस्टीन की रजत पदक प्रदान किया जाता है। अगला कह रहा है हरित शांति यानी ग्रीन पीस क्या है, तो इसको आप जानने के लिए आपको जानना होगा कि पर्यावरण समर्थकों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सौभाग्य सीटों की, ये तो छोड़ दीजिए। कह रहा है वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है वह कौन सा है, तो ये स्टार लगा पड़ा है क्योंकि ये बदला है, तो इसको छोड़ दीजिए। ये यूनेस्को की कार्य भाषा क्या है, तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजी है, फ्रेंच है और रूसी है। ठीक है, चीनी भी है, 6 भाषाएं टोटल है उसमें, चीनी, अंग्रेजी, ठीक है, फ्रेंच, रूसी, अरबी और स्पेनिश उसमें भाषा का यूज किया जाता है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है, तो सऊदी अरब। बहुत पहले का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया, तो वो था लिथुआनिया। अच्छा क्वेश्चन में जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं पूछेगा, उस समय का करेंट था इसलिए पूछा था। यहाँ देख लीजिए, लिथुआनिया 11 मार्च 1990 को कहा था, जॉर्जिया जो है 9 अप्रैल 1991 को, एस्टोनिया जो है 20 अगस्त 1991 को, यूक्रेन जो है 24 अगस्त 1991 को। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ये बैडमिंटन में दिया जाता है थॉमस कप। अगला है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, डुरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल में डुरंड कप। यहाँ कहा है एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है, तो ये तकरीबन 5000 किलोग्राम होता है। 250 से 300 किलोग्राम तक भोजन पर डे करता है हाथी, समझे।
देखिए अब तक सबसे जो वजनी हाथी अफ्रीका में पाया जाता है जिसका भार 7,000 किलोग्राम तक होता है, और भारत में 2,000 से 5,000 तक का किलोग्राम का होता है। एक वयस्क हाथी जो प्रतिदिन 250 से 300 किलोग्राम तक भोजन कर लेता है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा कौन सा है? तो उसको बोलते हैं जर्मन, फ्रेंच और इटालियन बोला जाता है। आगे देखिएगा जरा, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत में जन्मा है लेकिन अमेरिका का व्यक्ति है, तो आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। इनके बारे में थोड़ा जानिए। खगोल शास्त्री एस चंद्रशेखर जो है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को वर्ष 1983 में भौतिक शास्त्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए तथा हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोनों वैज्ञानिक का जन्म भारत में हुआ है किंतु उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली। वर्ष 2009 में बी रामकृष्ण को रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो भारतीय मूल के तथा यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकता दोहरी नागरिकता में है, मतलब वो अलग के नागरिकता जाके ले लिए हैं। वो कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन में लॉर्ड का खिताब दिया गया? तो वो एकमात्र स्वराज पाल थे। भारतीय मूल के स्वराज पाल को ग्रेट ब्रिटेन में लॉर्ड का खिताब दिया गया। स्वराज पाल को ग्रेट ब्रिटेन में 1996 में लाइफ पीयर की उपाधि प्रदान की गई। लाइफ पीयर की उपाधि प्राप्त व्यक्ति आजीवन हाउस ऑफ लॉर्ड का मानद सदस्य बना रहता है। कह रहा है इस सदी के शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर क्या है? ये तो पहले का है, तो आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स आंसर हो जाएगा। 1903 में हवाई जहाज का आविष्कार उन्होंने करा था। अगला है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने किया था। इटली के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी गैलीलियो ने दूरदर्शी अर्थात टेलीस्कोप की खोज की। टेलीस्कोप के साथ साथ गैलीलियो से मतलब जड़त्व तत्व का नियम तथा गति के समीकरण के निर्माण में भी योगदान किया था उन्होंने। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का नेता कौन था? तो वह भारत था। इसको समझिए जरा। यहाँ कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन वर्ष 1961 में भारत की पहल पर शुरू किया गया। औपचारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नेहरू और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया था। गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन मार्शल टिटो की अध्यक्षता में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन 19वीं शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में कपाल युगांडा में किया गया था। अगला है मदर टेरेसा की जन्मभूमि क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अल्बानिया। समझ लीजिए इस चीज़ को। करा मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को अल्बानिया उत्तरी मैसिडोनिया के एस्कोपेजे नामक शहर में हुआ था। 6 जनवरी 1929 को कोलकाता आई मदर टेरेसा के निर्धनों एवं बीमार लोगों की सेवा के लिए मिशनरी ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की तथा कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थ की लत लगे लोग, दीन दुखियों के लिए निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना की। मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सी दो राज्य चंदन का तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? ये पहले का क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। पुष्पा फिल्म वगैरह में यही सब चीज़ का दिखाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास का श्रेय जाता है, तो ये किसको जाता है? बी साराभाई को जाता है। देखिए भारत में अंतरिक्ष विज्ञान एवं अनुसंधान विकास के प्रेरण स्रोत सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई रहे हैं। वर्ष 1962 में गठित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति समझे इनकोस्पार के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर बी साराभाई थे। डॉक्टर साराभाई की अध्यक्षता में ही उक्त समिति वर्ष 1969 में पुनर्गठित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नाम भी दे दिया गया। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? तो एच.जे. भाभा। समझे भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। भारत में 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा का आयोग का गठन भी किया गया। समझे 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर भाभा में 3 चरण वाले परमाणु ऊर्जा जनन का कार्यक्रम निर्धारित किया था। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम इसी दिशा में विकसित हुआ और मुंबई में लगाया गया था। यह देखिए शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गया है? तो पाकिस्तान से आगे।
यहाँ समझिएगा, भारत के परमाणु परीक्षणों के अनुसरण में परमाणु परीक्षण करने वाले पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम परमाणु हथियार विकसित करने पर केंद्रित है, जबकि भारत के परमाणु कार्यक्रम तथा मुख्य उद्देश्य परमाणु विद्युत जनन के माध्यम से उसका शांतिपूर्ण प्रयोग है। भारत ने वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित कर परमाणु अनुसंधान का उपयोग शांतिपूर्ण प्रगति के उद्देश्य से करने का स्पष्ट घोषणा किया। भारत परमाणु विद्युत जनन एवं परमाणु संबंधी अन्य ऐसे प्रयोग जो मानव जीवन के उन्नत बनाते हैं, जैसे कि चिकित्सा हो गया, खाद्य परीक्षण आदि के दृष्टि में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? तो उसको अर्जुन नाम रखा गया है। ये पहले का बहुत क्वेश्चन है। देखिए, भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन को 15 जून 1953 को सफल परीक्षण के पश्चात भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। इस टैंक का विकास रक्षा अनुसंधान विकास एवं संगठन DRDO द्वारा भारत और हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल के भारत अर्थ मूवर्स BEM के आदि के सहयोग से किया गया। यद्यपि अर्जुन टैंक का विकास भारत में ही किया गया है, किंतु इस टैंक की ऊर्जा एवं संचार प्रणाली आयातित है, मतलब बाहर से लाया गया है। अगला है मोहाजी कौमी आंदोलन। मोहाजी कौमी आंदोलन क्या है? तो आंसर क्या दीजिएगा? पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है ये। देखिए, मोहाजी कौमी आंदोलन, मोहाजी कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है। MQM मुख्यतः भारत से गए मुसलमानों के साथ किए जाने वाले भेदभाव तथा उसके साथ द्वितीय दर्जे के नागरिक की तरह आचरण किए जाने वाले विरुद्ध आवाज़ उठाता है। इसके नेता अल्ताफ़ हुसैन है। अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी जो नहीं उड़ता है उसका नाम है कीवी। समझे? कीवी न्यूजीलैंड का एक राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी वर्ग की शामिल कीवी उड़ नहीं सकता, परंतु बहुत तेज दौड़ सकता है, बहुत बड़ा साइज का भी होता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है चिपको आंदोलन है, तो आंसर दिया वृक्षों को बचाने के लिए किया गया एक आंदोलन। देखिए, भाले कुल्हारे चमकेंगे, हम पेड़ों पर चिपकेंगे, पेड़ों पर हथियार उठेगा, हम भी उसके साथ कटेंगे। इस नारे के साथ वर्ष 1973 से 74 में पेड़ों को बचाने के लिए चमोली की महिलाओं ने गौरी देवी के नेतृत्व में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर अहिंसक चिपको आंदोलन शुरू कर दिया। चंडी प्रसाद भट्ट तथा सुंदरलाल बहुगुणा आदि पर्यावरणविदों ने चिपको आंदोलन का विश्व में पहचान दिलाई थी। स्टार टीवी का मालिक कौन है? स्टार टीवी का मालिक जो है रूपर्ट मर्डोक है। मीडिया मुगल के रूप में प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया में जन्मे अमेरिकी नागरिक रूपर्ट मर्डोका ने वर्ष 1993 में हांगकांग की कंपनी स्टार टीवी का अधिग्रहण कर किया था। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? स्टार लगा देता हूँ, आंसर हो जाएगा इसका देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व है इसका मेन मुद्दा। देखिए, कोरिया युद्ध के पश्चात भारत और चीन के बीच में एक व्यापक व्यापार समझौते के लिए बातचीत प्रारंभ हुई। इस वार्ता के फलस्वरूप भारत तथा तिब्बत क्षेत्र के मध्य गणितीय तथा अन्य संबंधों के विषय में भारत चीन संधि पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए। इंपॉर्टेंट लाइन है। इस समझौते में पंचशील पांचों समझौते का उल्लेख किया गया था। पंचशील के सिद्धांत ऐसे थे: एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता प्रभुता के लिए पारस्परिक समानता की भावना आचरण करना है, अनाक्रमण तथा एक दूसरे के पर आक्रमण न करना है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना है, परस्पर समानता एवं मित्रता भावना रखना है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रखना है। बट ऐसा होता नहीं है, 1962 में जाके युद्ध हो ही जाता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? स्टार मार्किंग क्वेश्चन है, तो आंसर दीजिएगा आप क्या कि 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। देखिए, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को कपुस्टिन यार से सोवियत कॉस्मोस 3 M रॉकेट से 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। इस उपग्रह के माध्यम से भारत में उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन प्रयोग प्रारंभ हुआ था। डेट याद रखिए, 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो ये है आपका तमिलनाडु का। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है, तो निकोलस कॉपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। जो भी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। देखिए, निकोलस कॉपरनिकस जो है 1473 से लेकर 1543 तक इनका जीवन काल है। गणित एवं ज्योतिषी के क्षेत्र में मिली सफलता के फलस्वरूप टॉलमी की एक मान्यता का खंडन कर दिया। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी जो ब्रह्मांड का केंद्र गड़बड़ है। कॉपरनिकस ने सूर्य का ब्रह्मांड के केंद्र माना तथा यह बताया कि ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अगला कि विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? तो नेपाल। देखिए, पूर्व में नेपाल ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था, किंतु अप्रैल 2006 की लोकतांत्रिक क्रांति सफलता के उपरांत संसद ने 18 मई 2006 को नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया, मतलब सारे लोग रह सकते हैं। देखिए,
सार्क जिसको आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग। समझिए जरा, यहाँ कह रहा है कि बांग्लादेश के तत्कालिक राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पहल पर 8 दिसंबर 1985 को स्थापित दक्षिण एशिया क्षेत्र सहयोग संगठन दक्षेस साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का मुख्य उद्देश्य सदस्यों देशों के साथ सहयोग वृद्धि करना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो होगा आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। देखिए, तकनीकी प्रगति तो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास भी है, उद्योगों का विकास भी, लेकिन आक्रामक राष्ट्रवादी भावना नहीं लाना है। यहाँ कह रहा है कि आक्रामक राष्ट्रवादी भावना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बाधक है। शेष तीनों विकल्प सही है। देखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो वो था आपका वर्साय की संधि के बाद राष्ट्र संघ बना था। डिटेल में यहाँ देख लीजिए आप कि राष्ट्र संघ की स्थापना वर्साय की संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को इंपीरियल जर्मन और मित्र राष्ट्रों के बीच हस्ताक्षर एवं शांति दस्तावेज था। वर्साय की संधि में ही राष्ट्र संघ की स्थापना की प्रावधान भी था। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो आप याद रखिएगा, जापान नहीं है, ब्रिटेन तो है, फ्रांस भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन वगैरह है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 देश, संयुक्त राज्य अमेरिका 1 नंबर, ब्रिटेन यूके आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, रूस और चीन आ जाता है। ये अस्थायी सदस्य है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद शेष 10 अस्थायी सदस्य देश का चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है। 2024-25 के लिए अल्जीरिया है, गुआना है, कोरिया है, गणराज्य है, सिएरा लियोन है और स्लोवानिया का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। इन देशों में से कौन देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो बस वही बात, जर्मनी हो जाएगा, फ्रांस तो है, चीन भी है, यूनाइटेड किंगडम है, इसके अलावा यूएसए है और चीन है। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो मुख्य विचार है कि आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। यहाँ है निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन था? तो स्वीडन था। यूरोपीय यूनियन देश में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। अक्टूबर 2014 में स्वीडन द्वारा फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई थी। 30 सितंबर 2015 को पहली बार न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय पर फिलिस्तीन का ध्वज लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन में जाएगा ये, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। समझे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1992 को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15% जनसंख्या विकलांगता से ग्रसित है। यह 2015 का ये क्वेश्चन मतलब डाटा है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, और कह रहा है कौन सा कथन सही है बताइए। तो ये 2 नंबर और 3 नंबर है सही है कि शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदानकर्ता भी है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? तो हम लोग जानते हैं बाल्टिक सागर के नज़दीक स्थित है। बस थोड़ा देर का सेशन है, आराम से देखिए, बहुत कुछ यहाँ पे अभी आपको जानकारी मिल रहा है। बाल्टिक सागर के किनारे स्थित सेंट पीटर्सबर्ग एक बंदरगाह है। यह देश की आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा शहर है। सेंट पीटर्सबर्ग 2 शताब्दियों तक रूस की राजधानी बनी हुई थी। इसरो 702O संक्षिप्त रूप किस चीज़ का है? तो आंसर हो जाएगा आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ देखिए, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संक्षिप्त रूप है। यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका संगठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1969 को किया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। वर्गीस कुरियन को नहीं माना जाता है। देखिए, वर्ष 1966 में भारत सरकार के हरित क्रांति की शुरुआत की। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को भारत सरकार हरित क्रांति जनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ खेल है, अर्जुन पुरस्कार 2000 प्राप्त करता 2020। तो ये 2020 का, तो मेरे लिए काम का है नहीं, छोड़ दीजिए। यहाँ पे ऑपरेशन बर्गा ने भारत की निम्न राज्य सरकार के लिए देश के संसाधन प्राप्त किया था। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार। यहाँ देखिए, ऑपरेशन बर्गा पूरी ग्रामीण पश्चिम बंगाल में
बटाईदारों के नाम दर्ज करने के लिए प्रसिद्ध सुधार आंदोलन था। इसने बटाईदारों को जमींदारों द्वारा बेदखली के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान की और उन्हें उपज के उचित हिस्से का हकदार बनाया। यह ऑपरेशन वर्ष 1978 में शुरू किया गया था और 1980 के दशक में मध्य तक समाप्त हुआ था। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। तो पीटर सदरलैंड। WTO की स्थापना गट्टा के स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ऐसी स्थिति में GATT के तत्कालिक महानिदेशक पीटर सदरलैंड को ही WTO का महानिदेशक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। किंतु WTO का विधिवत निर्वाचन प्रथम महाभियोग महानिदेशक रूनेटो रुगेरियो 1995 से 99 में प्रश्न में केवल WTO का प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया, इसलिए विकल्प बी ही सही होगा। वर्तमान में वगैरह वगैरह है, छोड़ दीजिए वर्तमान का। तो दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी? तो ये हो जाएगा 1948 में। देखिए, बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सहमति के पश्चात केंद्र सरकार ने मार्च 1948 में दामोदर घाटी निगम अधिनियम कितना हो जाएगा 10/14 के पारित किया था। इस अधिनियम के तहत 7 जुलाई 1948 को भारत के प्रथम बहुउद्देशीय समझे नदी घाटी जो परियोजना है दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में आया था। स्वर्णिम त्रिकोण क्या है समझे? तो इसका मतलब होता है आपका कि थाईलैंड हो गया, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों को उत्पादन करने वाले क्षेत्र से है स्वर्णिम त्रिकोण। यहाँ देखिए कह रहा है स्वर्णिम त्रिकोण एशिया के 2 प्रमुख अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। देखिए 3,50,000 किलोमीटर में विस्तृत स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 देश म्यांमार हो गया, लाओस, वियतनाम तथा थाईलैंड आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा कुख्यात अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्र अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा ईरान को मिलाकर बनने वाले क्षेत्र को स्वर्णिम अर्धचंद्र कहे जाते हैं। अगला है साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ, ये तो पुराना डाटा है, इसको देखिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना किस चीज़ से रिलेटेड है? ये विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम सुधारने के लिए है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है योजना देश के प्राथमिक विद्यालय के उपलब्ध मानव संसाधनों एवं भौतिक संसाधनों में सुधार लाने हेतु 1987 से 88 में शुरू हुई थी। प्रत्येक चल रहे विद्यालय में 2 बड़े कमरों में कम से कम शिक्षकों और आवश्यक शिक्षक सामग्री की व्यवस्था करना इस योजना का प्रमुख अंग है। 2002 से 2003 में योजना सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर दी गई थी इसको। अगला है मानवी मधु कश्यप हाल ही में, ये तो पुराना है क्वेश्चन, बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो ये क्या बनी है जानते हैं? पुलिस उप निरीक्षक बनी है। मानवी मनु कश्यप जुलाई 2024 में घोषित बिहार पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा परिणाम सफल होकर पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने वाली पहली ट्रांस मूवेर है। इस परीक्षा में 2 अनट्रांसजेंडर भी चयनित हुई है, परंतु वे ट्रांसमेन है। निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? तो ये हो जाएगा सिलिकॉन वैली। प्रश्नगत विकल्पों में सिलिकॉन वैली एक टेक्नोपोलिस है। टेक्नोपोलिस एक ऐसा शहर होता है जहां प्रमुख रूप से तकनीकी नवाचार हुआ, वैज्ञानिक अनुसंधान और उद्योग पर केंद्र होता है। भारत में बेंगलोर शहर को टेक्नोपोलिस शहर की संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित में से PCRA की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसको बोलते हैं पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संगठन। यहाँ देख लीजिएगा PCRA का पूर्ण रूप जो है फुल फॉर्म पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च और एसोसिएशन। वर्ष 1976 में स्थापित पेट्रोलियम संरक्षण कार्यक्रम PCAG पुनर्गठन 1978 में PCRA की स्थापना एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधीन की गई थी। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों यथा उद्योग, कृषि, परिवहन, घरेलू वाणिज्य एवं ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा हेतु राजनीति में विकास क्रियान्वयन के लिए कार्य करता है। पुराना डाटा है, इसको छोड़ दीजिए, काम का नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। यूपीए का विस्तृत रूप क्या है? तो वो तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, समझे? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। इसका उद्योग वित्तीय लेन देन के लिए किया जाता है। अब हम लोग लास्ट पेज पर आ गए हैं, इसमें देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है। भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र में, जो तृतीयक क्षेत्र है। देखिए विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया से वैश्वीकरण हुआ है। भारत में वैश्वीकरण से सभी क्षेत्र में लाभ हुआ है, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र में हुआ है। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो ये स्टार लगा हुआ है क्योंकि चित्रकूट मंदिर जो उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश दोनों राज्य में स्थित है। चित्रकूट जनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है, समझे? दोनों जगह पर है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है बिहार विधानसभा में ये 2024 पर किसे पेश किया है? तो ये सम्राट चौधरी जी ने पेश किया था, समझे?
देखिए 13 फरवरी 2024 को बिहार के उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार विधानसभा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य बजट प्रस्तुत किया गया। 2025 से 26 का बजट भी बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को पेश किया था। पुराना डाटा इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो ये बोलते हैं मेसोपोटामिया, इराक वाला। देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। यह सभ्यता वर्तमान में इराक और उसके आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई थी। इजिप्टियन सभ्यता, मिस्री सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जा रही है। पुराना क्वेश्चन इसको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ है बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है, तो आंसर हो जाएगा PN ओझा के द्वारा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। CGTMSE पूरा रूप क्या है इसका, तो इसका है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। इसको समझिए जरा, कह रहा है कि CGTMSE का पूरा रूप है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। इस योजना का उद्देश्य ऋण प्रदान करने वाली संरचनाओं के माध्यम से संकटग्रस्त MSMEs अर्थात MSME2 एवं NPA स्रोतों के प्रवर्तकों को ऋण सुविधा प्रदान करना है। यहाँ पे सेशन इसका कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिएगा, कुछ भी और अधिक जानकारी के लिए। और साथ में मैं बता दूं कि आपको अभी 2 चैप्टर सिर्फ मात्र बचा हुआ है इसमें। पहला चैप्टर आपका बच गया है राजनीति विज्ञान, जो मैं लाऊंगा इसके बाद, और एक इकोनॉमिक्स बचा हुआ है जो BPSC ने अभी तक पूछा है, तो अगला आपको वही मिलने वाला है। तो सेशन कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट्स में बता दीजिए। PDF आपको अभी मैं अपलोड करवा देता हूँ थोड़ा देर में टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि ये जब मैं क्लास लूँ तो आसानी से आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बाय बाय, थैंक यू।